Hello, my dear students. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel, Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच ऑफ सिगमंड फ्रॉइड को डिस्कस। सो एज यू ऑल नो, आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी हमने स्टार्ट कर दिया था। And in our previous lectures, we have discussed about the type approaches and trait approaches. अब क्योंकि हमने concept of self, concept of personality को डिटेल में डिस्कस कर लिया था और हम ये एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि पर्सनैलिटी को स्टडी कैसे किया जाएगा. So we have discussed some of the methods and theories in which we have discussed type approaches and trait approaches. One of the most famous and influential approach was given by Sigmund Freud, that is known as psychodynamic approach, जिसको हम हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर करेंगे इन डिटेल डिस्कस. और साथ ही साथ में जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो अगर आप सभी रेडी हैं, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को. फाइन, ओके. सो देखो, हम बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी को स्टडी करना जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पर्सनालिटी को स्टडी कर लेंगे तो हम किसी के भी बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो देयर वर मेनी मेथड्स एंड मेनी अप्रोचेस दैट हैव बीन गिवन. वन ऑफ द वेरी फेमस वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड and this is highly popular approach to studying personality, and this view owes largely to the contributions of Sigmund Freud. अब इस एक व्यू को किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने. So he was a physician and developed this theory in the course of his clinical practice. अब सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो एक फिजिशियन रहते हैं और जब वो अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे थे उस एक टाइम पर उन्होंने इस एक थ्योरी को डेवलप किया था, दैट इज फॉर स्टडिंग पर्सनालिटी. ओके, दिस वाज टू स्टडी पर्सनालिटी. अर्ली इन हिज करियर ही यूज्ड hypnosis to treat people with physical and emotional problems. अपने करियर में, मतलब जब वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है पर्सनालिटी स्टडी के बारे में अपना इस अप्रोच को डेवलप करना स्टार्ट किया, जिसे हम साइकोडायनेमिक अप्रोच बोलते हैं. तो उसमें इन्होंने हिप्नोसिस को यूज करना स्टार्ट किया, जिसके थ्रू वो लोगों के फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे या ट्रीट किया करते थे. मतलब किसी भी तरह की इमोशनल या फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसके साथ में डील करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए हिप्नोसिस को यूज यहाँ पर कौन? सिगमंड फ्रॉइड किया करते थे. He noted that many of his patients needed to talk about their problems, and having talked about them, they often felt better. वो ये बोलते थे कि उनके ज़्यादातर पेशेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसे किसी के साथ में उसके बारे में बात कर सकें, किसी के साथ में शेयर कर सकें. और जब वो उस बारे में बात कर लिया करते थे तो वो थोड़ा सा बेटर फील करते थे. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर कैरी करके रख रहे हो और आपको किसी तरीके का इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है या जो भी ऐसी चीज़ है, तो बहुत बार हमको ऐसा लगता है ना कि कोई हो जिससे हम ये सारी बातें कर पाएं, और ऐसा पर्सन जो इन चीज़ों को सुने भी और समझे भी, है ना. तो वही एक चीज़ को यहाँ पर उन्होंने फील किया अपने पूरे मतलब स्टडीज़ में, और उन्होंने ये एक चीज़ बोली कि लोग जो मतलब जिन भी पेशेंट्स को वो यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके इश्यूज़, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कोई उनसे बात करे. और जब वो अपनी उन प्रॉब्लम्स को थेरेपिस्ट को या काउंसलर को बता दिया करते थे तो उनको थोड़ा सा बेटर फील हो जाता था. इवन ये चीज़ हम सभी के साथ में होती है. हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन हो जो हमारी सारी बातों को सुन सके और हम जो भी चीज़ें हम कैरी कर रहे हैं या जो भी थॉट्स हमारे अंदर कैरी हम कर रहे हैं वो हम किसी के साथ में शेयर कर सकें. लाइक समवन शुड बी देयर. और जब आप कभी किसी के साथ में वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर लेते हो, मे बी आपका फ्रेंड, आपकी फैमिली या कोई भी, तो आप थोड़ा बेटर फील करते हो. उसी एक चीज़ को यहाँ पर फ्रॉइड जो है हाईलाइट कर रहे हैं. फ्रॉइड यूज्ड फ्री एसोसिएशन, दैट इज अ मेथड इन विच अ पर्सन इज आस्क्ड टू ओपनली शेयर all the thoughts, feelings and ideas that come to his or her mind, dream analysis and analysis of errors to understand the internal functioning of the mind. यहाँ पे फ्रॉइड जो है
देखो कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं। एक तो फ्री एसोसिएशन, दूसरा ड्रीम एनालिसिस और तीसरा एनालिसिस ऑफ एरर्स। अगर हम इन चीजों को यूज करके जो मतलब यूज करते हैं तो माइंड की इंटरनल फंक्शनिंग को हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर फ्री एसोसिएशन से उनका मतलब क्या है, ये एक ऐसी मेथड है जिसमें एक पर्सन जो भी उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसके आइडियाज हैं, जो भी उसके मन में आता है, वो फ्रीली इन चीजों को शेयर कर सकता है, ठीक है। और उसको बोला जाएगा कि आप बिना किसी चीज को सोचे या बिना कोई भी ऐसे हेजिटेशन के आप जो भी फील करते हो, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, उसको बताओ, उसके बारे में हमसे शेयर करो। वो फ्री एसोसिएशन होता है। और दूसरा ड्रीम एनालिसिस और तीसरा एनालिसिस ऑफ एरर्स। ये तीन चीजों को यूज करके हम किसी के मन में क्या सारी चीजें चल रही हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं और उस एक चीज को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसे ही कुछ मेथड्स या कुछ ऐसे स्टेप्स बताए जिनके थ्रू हम पर्सनालिटी को इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं। फाइन। सो देखो अभी तक साइकोडायनेमिक अप्रोच में हमने क्या पढ़ा कि साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सबसे पहली चीज, वन ऑफ द वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड इंपॉर्टेंट अप्रोच इट इज। और इस एक अप्रोच के अंदर वो किस एक चीज को स्टडी करना चाहते हैं, माइंड को, ह्यूमन माइंड को। ओके, तो ह्यूमन माइंड को स्टडी करने के लिए उन्होंने हिप्नोसिस मेथड को भी स्टार्टिंग में यूज किया था। उनके जो भी पेशेंट्स वगैरह होते थे जो किसी तरह की इमोशनल या फिजिकल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने हिप्नोसिस यूज़ किया था। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप किसी के माइंड को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें करनी है। कौन कौन सी? एक तो फ्री एसोसिएशन, दूसरा ड्रीम एनालिसिस और तीसरा एनालिसिस ऑफ एरर्स। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है ना, अपने नोट्स में ये चीज आपको लिखनी है कि साइकोडायनेमिक अप्रोच किसने दिया और उन्होंने क्या बात कही। अब इसके बाद में वो कुछ और चीजें बताते हैं जिसके थ्रू हमको उनकी थ्योरी के बारे में और सारी चीजें डिटेल में क्लियर होती हैं। और साथ ही साथ में हम ये देखते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने कैसे पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए बताया। तो पहली चीज जो वो बोलते हैं वो बात करते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की। और देखो, Freud's theory considers the sources and consequences of emotional conflicts and the way people deal with this. ये जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है ना, इसमें वो मेनली इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स के क्या सोर्सेज होते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और लोग इनके साथ में कैसे डील करते हैं, इसको समझने की वो बात करते हैं। आई थिंक अगर हम इन चीज़ों को लिखते चले जाएंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर भी होगा और साथ ही साथ में आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे। फाइन, देखो क्या बात हो रही है। सो साइकोडायनेमिक अप्रोच बाय सिगमंड फ्रॉइड। ये आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं ना, ये मैं आपको वो भी बता रही हूं, तो यहाँ पे आप ऐसे ही नोट कर लेना, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड। अब इस एक साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर अब इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज कि जो साइकोडायनेमिक अप्रोच है उसमें वो ह्यूमन माइंड को स्टडी करना चाहते हैं, टू स्टडी पर्सनालिटी। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ह्यूमन माइंड को स्टडी करना है टू स्टडी पर्सनालिटी। इसके लिए वो अपने जो उनके पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वो हिप्नोसिस को यूज करते हैं और वो तीन चीजों की बात करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड। नंबर 1 यू हैव इज फ्री एसोसिएशन, ओके। नंबर 2 इज ड्रीम एनालिसिस। ये सब कुछ ना आपको अभी क्लियर होता जाएगा, हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना इस थ्योरी के बारे में आपको ये चीजें क्लियर होंगी। एंड देन एनालिसिस ऑफ एरर्स, एनालिसिस ऑफ एरर्स। फाइन।
अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो और भी अपनी थ्योरीज में एडिशंस करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। दिस इज क्लियर टू यू? फाइन, लेट्स मूव ऑन फर्दर टू नेक्स्ट, दैट इज योर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें वो ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है या जो इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ह्यूमन माइंड के अंदर या ह्यूमन माइंड में, तो उन इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स के सोर्सेस, इन इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स के सोर्सेस, consequences, okay, and third one is dealing. This we have to understand. ठीक है, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में वो ये बोलते हैं कि जो इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जनरली हमारे अंदर भी होते हैं बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स, यू नो, इमोशनल इमोशंस, यू नो इमोशंस क्या होता है और कन्फ्लिक्ट कब होता है ना, ये दोनों चीज़ें क्लियर है या नहीं है? अगर किसी को नहीं है तो मैं पहले आपको ये सजेशन दूंगी कि पहले चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें हमने कन्फ्लिक्ट्स को भी डिस्कस किया है, हमने इमोशंस को भी डिस्कस किया है, इवन इसी चैप्टर में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। कन्फ्लिक्ट्स आर बेसिकली दोज थिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2-4 ऐसी चीज़ों के को साथ में करना चाह रहे हैं, या आपके 2-4 गोल्स हैं जिन्हें आप अटेन करना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम, और उनके बीच में किसी भी तरीके का एक ऐसे हम बोलें कि आपस में वो रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तब कन्फ्लिक्ट होता है। कैसे कन्फ्लिक्ट होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब भी करनी है, पर आप ये भी चाहते हो कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना है। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम भी नहीं स्पेंड कर पा रहे और जब आप अपनी जॉब में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तब कन्फ्लिक्ट होता है। एक एग्जाम्पल से समझ में आया? इमोशंस, यू ऑल नो कि इमोशंस क्या होता है, हमने पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया है क्लास 11th में। ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जब भी इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे अंदर, तो हमको उसमें 3 चीजें पता करनी है। इन इमोशनल कन्फ्लिक्ट का सोर्स क्या है, इन इमोशनल कन्फ्लिक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, है ना। कॉन्सिक्वेंसेज का अगर मीनिंग नहीं पता तो ब्रैकेट में लिख लो रिजल्ट्स, और किस तरह से हमको इनके साथ में डील करना है, ठीक है, कैसे हम इन इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स के साथ में डील करेंगे। सो दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पर बताई थी। बट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में वो 3 लेवल्स बताएंगे जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, in doing so it visualizes the human mind in terms of 3 levels of consciousness। तो वो ये बोलते हैं कि जब आपको किसी का साइकोलॉजी पढ़ना है, उसका ह्यूमन माइंड पढ़ना है, या फिर उसके इमोशनल और साथ ही साथ में फिजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या उसके जो भी इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर इस एक चीज़ को हमको स्टडी करना है तो हमको सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने ह्यूमन माइंड को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया, 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में डिवाइड कर दिया। The first level is conscious, which include the thoughts, feelings and actions of which people are aware। देखो, 3 लेवल्स बताए उन्होंने कॉन्शियसनेस के। पहला उन्होंने बताया वो जो कॉन्शियस है, और जो कॉन्शियस है वो अवेयर है। अवेयर इन द सेंस कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट आप पढ़ाई कर रहे हो, एट प्रेजेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे फेस पे किस तरह के एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को लेके आई एम अवेयर, यू आर अवेयर अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग, सो दैट मीन्स वी आर कॉन्शियस अबाउट दैट। दैट इज द कॉन्शियस लेवल ऑफ आवर माइंड। द सेकेंड लेवल इज प्री कॉन्शियस। सेकेंड लेवल उन्होंने बताया, सेकेंड लेवल कौन सा है, प्री कॉन्शियस। अब प्री कॉन्शियस कौन सा होता है, which includes mental activity of which people may become aware only if they attend to it closely। Pre-conscious हम तब होते हैं जब हम किसी मेंटल एक्टिविटी को लेके अवेयर, मतलब जब हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको लेके अटेंटिव होते हैं, तब हम उसको लेके अवेयर हो पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी आपने कोई फूड टेस्ट किया होगा, या कभी कोई स्मेल होगी, ठीक है, या फिर कभी आपने किसी चीज़ को पढ़ा होगा, कभी आपने कोई न्यू सॉन्ग सुना होगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़
जिस पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपको ऐसा लगता है अच्छा ये तो मैंने पहले भी टेस्ट किया है, ये शायद मैंने सॉन्ग वहां पर भी सुना हुआ था, या इसके बारे में हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा उसके ऊपर और अटेंटिव, थोड़ा और अटेंशन पे करते हैं और फिर वो चीज हमको ध्यान में आ जाती है। क्लियर? देखो कॉन्शियस क्या है, जिनको लेके हम अवेयर, हमको पता है क्या क्या चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। प्री कॉन्शियस वो होता है जिस पर थोड़ा सा हम जोर लगाते हैं ना तो हमको ऑलरेडी चीजें याद आ जाती हैं, हम अवेयर हो जाते हैं, अच्छा हाँ ये चीज तो ऐसे थी, अच्छा हाँ ये चीज तो हमने ऐसे की हुई थी। फाइन, सो दैट इज योर प्री कॉन्शियस लेवल। द थर्ड लेवल इज अनकॉन्शियस विच इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ। तीसरा जो लेवल है वो है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, मेंटल एक्टिविटीज, जिनको लेके हम अनअवेयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप बैठ के कुछ आपके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है तो आप उस चीज को लेके अवेयर नहीं हो, है ना, आप उस चीज को लेके अवेयर नहीं हो, बट वो चीज हो रही है आपके माइंड में। ऐसी मेंटल एक्टिविटी जिसको लेके आप अवेयर नहीं हो, मेंटल एक्टिविटी है मतलब कि वो काम हो रहा है पर आपको नहीं पता, ठीक है, जो चीज आपके मन में आपके अंदर ही अंदर चल रही है बट आप उस चीज को लेके अवेयर ही नहीं हो। बहुत बार हमारे मन में कुछ ऐसे थॉट्स रह जाते हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं बट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चलते रहते हैं, या वहां पर जो है कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है। फाइन, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कभी बैठ के कोई चीज हम सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सो हमको नहीं पता कि हम किस तरह से दिख रहे हैं इस एक टाइम पर, ओके, हम अवेयर नहीं है उन चीजों को लेके, बट दूसरे लोग उस एक चीज को देख सकते हैं। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो अनअवेयर बेसिकली क्या चीज होती है जिसको लेके हम अवेयर नहीं है। तो हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीजें भी चल रही होती हैं जिनको लेके हम अवेयर नहीं होते, जितने ज्यादा अवेयर हम कॉन्शियस चीजों को लेकर हैं। क्लियर? अभी समझ में आया डायमेंशन? अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, द अनकॉन्शियस इज अ रिजर्वायर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस जो है, अनकॉन्शियस लेवल जो है वो इंस्टिंक्टिव या एनिमल ड्राइव्स का एक रिजर्वायर है। मतलब ये एक ऐसा पार्ट है हमारे माइंड का जहां पर हमारे अंदर कुछ एनिमल ड्राइव्स या इंस्टिंक्टिव ड्राइव्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। It also stores all ideas and wishes that are concealed from conscious awareness, perhaps because they lead to psychological conflicts. इसके अंदर वो सारे आइडियाज, वो सारी विशेज होती हैं, किसके अंदर? अनकॉन्शियस के अंदर वो सारे आइडियाज, वो सारी विशेज होती हैं जिनको लेके हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते। शायद इसलिए नहीं होते क्योंकि अगर हम उन चीजों को लेके कॉन्शियस होंगे या कॉन्शियसली अवेयर होंगे तो शायद साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ पर मेनली जो फ्रॉइड कहना चाह रहे हैं या जिस एक चीज की बात कर रहे हैं, सो ही इज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज अराइज फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड ओपनली एंड देयरफॉर आर रिप्रेस्ड। क्या एक चीज वो बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं जैसे सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं। अब सेक्सुअल डिजायर्स तो सभी के अंदर होते हैं, है ना, लेकिन आप उस एक चीज को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फाइन, आप उस एक चीज को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई दे आर इन योर अनकॉन्शियस माइंड। और अगर आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, मान लो आप अपने मन ही मन में उन चीजों का मतलब जो है सोच रहे हो या थिंकिंग कर रहे हो, सो वो एक चीज भी कहीं ना कहीं का एक साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। फाइन, कि ये चीज सही नहीं है या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इज इट गुड और इज इट नॉट, और मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे होते हैं। फाइन, सो वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो है हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे माइंड में। सो इसीलिए हम उन चीजों को लेके अवेयर होना ही नहीं चाहते, बट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस जो एक मेंटल एक्टिविटी में ये चीजें चल रही होती हैं। फ्रॉइड बेसिकली सेक्सुअल डिजायर्स की बात कर रहे हैं अनकॉन्शियस में, हालांकि अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल डिजायर्स की। तो बोल रहे हैं अब क्योंकि इसको ओपनली एक्सप्रेस तो नहीं किया जा सकता तो इसलिए हम इसको रिप्रेस कर देते हैं कि इसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है, हमको इस चीज को लेकर अवेयर होना ही नहीं है। फाइन, क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, देखो थोड़ा सा नोट करते हैं, हमको और समझ में आएगा। देखो पहले हमने क्या एक चीज डिस्कस करी, थोड़ा सा वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मिलाते हैं। फाइन, वी हैव डिस्कस कि साइकोडायनेमिक अप्रोच सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। सिगमंड फ्रॉइड, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, अभी भी है। दैट मीन्स ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर इन साइकोलॉजी। अब इन्होंने ह्यूमन माइंड को स्टडी करने के लिए कहा, है ना, और इसीलिए इनकी जो ये अप्रोच है, इनकी जो बेसिक ये थ्योरी है, इसको साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइको
एनालिसिस। फाइन, क्या कहेंगे इसको, साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। ह्यूमन माइंड को स्टडी करने की वो बात करते हैं कि ह्यूमन माइंड को अगर हम समझ गए तो पर्सनालिटी को समझना हमारे लिए बहुत ईजी है। तो उन्होंने हिप्नोसिस मेथड को भी जो है यूज किया। हिप्नोसिस बेसिकली क्या एक चीज़ है, आपने वो सुना है ना, हिप्नोटाइज कर देते हैं लोगों को, हिप्नोटाइज करके फिर वो जो है एक अलग ही मेंटल स्टेट में चले जाते हैं और फिर उनसे बातें की जाती हैं। वो जो भी सोच रहे हैं, उनके मन में जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ बताने के बाद दे आर काइंड ऑफ फीलिंग बेटर। वो एक पिक्चर देखिए आपने, भूल भुलैया, उसमें क्या होता है, वो विद्या बालन को अक्षय कुमार क्या कर देता है, हिप्नोटाइज कर देता है लास्ट में, फिर वो उसके बारे में उससे पूरी स्टोरी पूछता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली ये एक चीज है कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके उसके बारे में जान लो तो वो पर्सन बाद में अपनी सारी चीजों को शेयर करके थोड़ा बेटर फील करता है। इस एक चीज की बात उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 और तरीके हैं कैसे किया जा सकता है। तो फ्री एसोसिएशन की, वो फ्रीली अपनी बातों को बिना किसी संकोच के, बिना कुछ सोचे बोल सकता है। दूसरी चीज ड्रीम एनालिसिस, उसके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी ड्रीम्स उसको आते हैं, है ना, सपने आते हैं ना हम सभी को, तो हम भी सोचते हैं जैसे कोई बहुत अच्छा सपना आया या कोई बहुत बुरा सपना आया, तो जनरली हम सभी जो है मॉर्निंग में फिर उठेंगे तो फिर उसको सोचेंगे कि अरे यार मुझे ये चीज़ दिखी तो मुझे क्यों दिखी, मुझे ऐसा सपना आया तो क्यों आया। इन चीज़ों का एनालिसिस भी हम कर सकते हैं और ये सिगमंड फ्रॉइड ने ही बताया। और एनालिसिस ऑफ एरर्स, आपने कभी कोई पहले कोई गलती कर दी या आपसे कोई गलती हो गई तो उसका मतलब उसके बाद में आप किस तरह का फील कर रहे हो, या आपने जो वो गलती करी उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, तो वो सारा एनालिसिस किया जाता है। ये एनालिसिस करने के बाद में आप किसी के माइंड को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। फाइन, तो इस एक चीज़ की उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा माइंड को समझने के लिए उन्होंने फिर अपनी थ्योरीज देना स्टार्ट करी। तो सबसे पहले उन्होंने बात करी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम सभी के अंदर इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उन इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स को हम 3 तरह से समझ सकते हैं कि उनका सोर्स क्या है, वो क्यों हो रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या होगा। किसी तरह का इमोशनल कन्फ्लिक्ट हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा और हमको उसके साथ में कैसे डील करना है। तो उन्होंने कहा लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने कहा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को कैसे समझे, तो उन्होंने इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को 3 लेवल में, माइंड के जो कॉन्शियसनेस है उसको डिवाइड कर दिया, या माइंड को 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में डिवाइड कर दिया। क्लियर, ये चीज क्लियर है आई थिंक, ठीक है। इसको मैं अभी यहां से क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। अब हम आ जाते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने किया क्या। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसे जो हमारा माइंड होता है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा माइंड है, ओके। उन्होंने कहा कि हमारे माइंड के अंदर क्या होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं कॉन्शियसनेस के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं कॉन्शियसनेस के, तो कौन कौन से होते हैं, तो हमने उसको डिवाइड किया, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3 लेवल्स बता दी। कौन कौन से लेवल हो गए, तो पहला हो गया कॉन्शियस, ठीक है, दूसरा प्री कॉन्शियस, ठीक है, ये सब आपको नोट करना है ना, एंड अनकॉन्शियस। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो देखो, कॉन्शियस वो होगा जो अवेयर है, जो अवेयर है अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस को लेके, वो कॉन्शियस माइंड होता है। प्री कॉन्शियस माइंड वो होता है जो तब अवेयर होगा जब हम उस एक चीज पर अटेंशन पे करेंगे। सो व्हेन पेड अटेंशन, one becomes aware। इसका एक एग्जांपल दूंगी मैं अभी आपको, ठीक है। और इसके लास्ट में अनकॉन्शियस, जिसको लेके आप अवेयर ही नहीं हो, जिसको लेके आप अवेयर ही नहीं हो। फाइन, क्लियर। तो इस तरह से उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताए। अब इसका एक एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, आप कभी किसी आइलैंड वगैरह को देखा है आपने, है ना, मतलब गए नहीं हो वो अलग बात है, गए हो या नहीं गए हो, पर देखा तो है ना, टीवीज में भी या कहीं कहीं पे भी। माउंटेन्स वगैरह देखे होंगे आपने, है ना, माउंटेन्स के आसपास में जो है रिवर्स फ्लो कर रही होती हैं, देखा ये सब कुछ। देखो मैं आपको क्या चीज समझा रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, वेट, ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिवर, ठीक है, और ओशन और एनीथिंग सी वगैरह जो भी है, मान लो ये कोई रिवर फ्लो कर रहा है।
ओके, अब इसके बीच में या इसके ऊपर हमको एक आइलैंड देखने को मिलता है, ये एक आइलैंड है, ठीक है, मैं इसको ब्लैक कलर से डिमार्केट कर देती हूँ, ये क्या है, ये एक आइलैंड है, फाइन। अब आप यहां पर हो, ठीक है, आप यहां पर हो, ये क्या हो गया आपको, अरे हाँ ठीक है, अब आप ये यहां पर हो, अब आप यहां से इसको देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर आइलैंड है ना, आपको ये चीज दिख रही है कि ऊपर आइलैंड है, सो यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, फाइन। ये फर्स्ट लेयर हो गई जिसको लेके हम कॉन्शियस हैं। सेकंड लेयर होती है जो वाटर है उसके थोड़ा सा डीप जब हम जाते हैं तो हमको पता है कि इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, जैसे अगर आप थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे, मान लीजिए ओशंस वगैरह है तो क्या क्या होंगे, तो बहुत ज्यादा एक्वेटिक लाइफ होगी यहाँ पर, है ना, एक्वेटिक मरीन एनिमल्स होंगे यहाँ पर, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी यहाँ पर जिनके बारे में हमको पता है, बट वी डोंट नो बहुत ज्यादा डिटेल अबाउट देम। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा और ज्यादा सोचेंगे, थोड़ी रिसर्च, थोड़ी स्टडी करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस तरह की मरीन लाइफ पाई जाती है। बट डीप इनसाइड द ओशन और सी और एनीथिंग हमको यहाँ पर कुछ सेडिमेंट्स वगैरह भी मिलते हैं, है ना, ओशन के बिल्कुल डीप में क्या एक चीज है, खैर वो ज्योग्राफी का मैटर है, उस पर हम इतना नहीं जाएंगे, बट ओशन के बिल्कुल डीप में क्या एक चीज है, क्या हमको पता होता है, क्या हम उसके बारे में कभी सोचते भी हैं? वी आर जस्ट अनअवेयर ऑफ दैट थिंग। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखवाने के लिए चीज मैंने बताई है, ठीक है। तो एक चीज जो हमको दिख रही है, वी आर अवेयर ऑफ दैट थिंग। जो चीज हमको नहीं दिख रही बट वो प्रेजेंट है, तो जब हम उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो हमको वो चीज पता चल जाती है, दैट इज योर प्री कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस जिसके बारे में ना हमको पता है, ना हम जान पा रहे हैं, ना हम जानना चाहते हैं, दैट इज योर अनअवेयर माइंड एंड दैट इज योर अनकॉन्शियस माइंड। और इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने किसी एक चीज का एग्जाम्पल दिया है हमको, यहां पर सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस में सबसे मतलब एग्जाम्पल किसी एक चीज का दिया है, सो सेक्सुअल डिजायर्स। तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख भी सकते हो, इसको याद भी रहेगा। क्लियर? इस एक चीज में कोई डाउट है कि सिगमंड फ्रॉइड की कौन सी थ्योरी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या एक बात कही और फलाना ढिमकाना, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, यहां तक हमने जितना समझा, इतने में कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट आई होप सो कि बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई। Okay, now people constantly struggle to find either some socially acceptable ways to express unconscious impulses or to keep those impulses away from being expressed। अब देखो आगे सिगमंड जो है वो आपके अनकॉन्शियस जो डिजायर्स होते हैं, या सॉरी जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, उसके बारे में क्या बोलते हैं। तो वो बोलते हैं देखो हम जनरली एक अपनी लाइफ में इस एक चीज को लेके स्ट्रगल करते रहते हैं कि कैसे अपने अनकॉन्शियस इम्पल्सेस को हम सोसाइटी में एक्सप्रेस करें या फिर उनको हम एक्सप्रेस ही ना करें। मतलब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया सेक्सुअल डिजायर्स का, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होगा, तो उस एक चीज़ को लेके एक्सप्रेस करें या नहीं करें, ये एक जो थॉट है ये हमारे मन में चलता रहता है, एक स्ट्रगल जो है वो चलता रहता है। अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल बिहेवियर। और जब हम इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, जब इसे कन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व नहीं कर पाते तब हमारे बिहेवियर में जो है वो चेंजेस होते हैं और हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब नॉर्मल बिहेवियर से अलग, जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है दैट इज योर एबनॉर्मल बिहेवियर। लाइक एनालिसिस ऑफ फॉरगेटिंग, mispronunciations, jokes and dreams provide us with a means to approach the unconscious। तो जो एनालिसिस है फॉरगेटिंग का, मतलब कि जो चीज़ें जनरली हम भूल जाते हैं या भूलते रहते हैं, जब हम उसको एनालाइज करेंगे, और जो मिसप्रोनाउंसिएशंस हैं, जोक्स हैं, ड्रीम्स हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमको एक मीन्स प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू हम अपने उस अनकॉन्शियस माइंड को अप्रोच कर सकते हैं। फ्रॉइड डेवलप्ड अ थेराप्यूटिक प्रोसीजर कॉल्ड साइकोएनालिसिस, और इस एक चीज़ के लिए उन्होंने एक थेराप्यूटिक प्रोसीजर बनाया। थेराप्यूटिक प्रोसीजर क्या होते हैं? जहाँ पर थेरेपी होती है, ठीक है, और थेरेपी करके आपकी किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। उसको नाम दिया उन्होंने साइकोएनालिसिस।
ठीक है, इसको क्या नाम दिया उन्होंने, साइको एनालिसिस। समझ में आ रही चीजें क्या क्या है। तो अनकॉन्शियस माइंड को लेके सिगमंड फ्रॉइड ये बोलते हैं, जैसे वो बात करते हैं सेक्सुअल डिजायर्स की या जो भी चीजों को लेके हम अनअवेयर हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया सेक्सुअल डिजायर्स का। तो उन्होंने कहा ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट की वजह से याद रखना ही नहीं चाहते हैं, और बेसिकली ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। अब इसको सोसाइटी में एक्सप्रेस करें या ना करें, इसको लेके हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जब उस कन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब क्या एक चीज होती है, तब हम एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि हम एनालाइज करें अपने मिसप्रोनाउंसिएशंस को, जोक्स को, ड्रीम्स को, और जो भी हम फॉरगेट कर जाते हैं चीज़ों को, और इन सारी चीज़ों के थ्रू जो है हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक थेराप्यूटिक अप्रोच बनाया जिसे उन्होंने साइको एनालिसिस कहा। एंड द बेसिक गोल ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी इज टू ब्रिंग द रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल to consciousness, thereby helping people to live in a more self-aware and integrated manner. तो उन्होंने कहा कि साइको एनालिसिस का गोल क्या है, क्यों उन्होंने ये थेरेपी बनाई। थेरेपी में क्या होता है, देखो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैं थेरेपिस्ट हूँ और आपको किसी तरीके का इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आप पेशेंट हो, तो आप मेरे पास में आए हो, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे और मैं आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो थेरेपीज जो है वो लंबे समय तक भी चलती हैं, थोड़ा कभी कभी मंथ्स के लिए भी होती हैं, कभी कभी ईयर्स के लिए भी होती हैं, ठीक है, सेशंस वगैरह होते हैं। खैर उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। सो जो बेसिक गोल होता है यहाँ पे साइको एनालिटिक थ्योरी का, वो बस ये है कि हमारा जो रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल है, मतलब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम रिप्रेस करते हैं, जिसको हम याद ही नहीं रखना चाहते, हम उसको कॉन्शियसनेस में लाएं, उसके बारे में हम बात करें, उसको हम एक्सप्रेस करें, उसको लेके हम अवेयर हों कि एटलीस्ट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है क्या, ताकि हम खुद को लेके और ज़्यादा अवेयर हो पाएं। ये चीज़ कैसे लगे कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके हम अवेयर ही नहीं है। कुछ चीज़ों को लेके तो हम अवेयर हैं, कुछ चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो अवेयर हो जाएंगे, पर कुछ ऐसा भी है जिसको लेके हम अवेयर ही नहीं है। फाइन, सो दैट इज नॉट गुड टू योर सेल्फ। सो इसके लिए हम क्या एक चीज़ करेंगे, हम थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। उस थेरेपी से जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आएगा, हम ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे अपने आप को लेके, और ज़्यादा इंटीग्रेटेड मैनर में ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, हम अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। फाइन, इज इट क्लियर टू यू? इसमें इतने में कोई कहीं पर कोई डाउट है कि साइको एनालिसिस क्या है, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, कौन कौन सी लेवल्स हैं और कौन सी लेवल में क्या एक चीज आती है, और साइको डायनेमिक अप्रोच क्या है सिगमंड फ्रॉइड का? आई होप सो दिस मच इज प्रीटी क्लियर टू यू। फाइन, इतने में कोई डाउट है, कहीं पर भी कोई भी चीज आपको पूछनी है तो वो आप मुझसे पूछेंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में। पर उससे पहले एक बार इस पूरे टॉपिक को आप करेंगे रीड, और फिर उसके बाद में आपको लगता है कि अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो फिर आप मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। फाइन, क्लियर? सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे। मतलब आपके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं आफ्टर दिस टॉपिक, उसको हम डिटेल में जानेंगे, और इसी के साथ साथ सिगमंड फ्रॉइड को और बाकी सारी थ्योरीज को कंप्लीट करेंगे। आई होप सो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको क्लियर होते जा रहा है। देखो बेसिकली क्या एक चीज़ है, आराम से पढ़ो, आराम से सुनो, लेकिन एक ही बार में ऐसा पढ़ो कि दोबारा आपको वो एक चीज़ जब आप मतलब रिवाइज करो तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं तो सब कुछ भूल गया या भूल गई, है ना। तो इसीलिए एक ही बार में हमको इतना अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से किसी भी चीज़ को समझना है कि दोबारा उसको ना भूलें, और इसमें नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो नोट्स बनाओ, शांति से सुनो, चैप्टर को रीड करो, थोड़ा सा आराम से समझेंगे, मतलब मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा आराम से, ताकि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी चीज़ स्किप ना हो। फाइन, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी आपके रिलेटेड टू कोर्स एंड सिलेबस, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पर जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, और साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो प्ले स्टोर्स पर अवेलेबल है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। इसको आप जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज, हमारे टॉपर्स विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड बेस्ट टीचर्स देखने को मिलेंगे। तो आपको जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर जो भी पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ, और लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो बहुत ही इजीली आप वेबसाइट पर भी मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, और वो भी एक सीक्वेंशियल मैनर में, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा।
फाइन, सो दैट इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल देयर। और साथ ही साथ में हम आपको ना ही कोई कूपन बेचेंगे, ना ही आपसे कोई पेमेंट लेंगे, एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आराम से अपनी पढ़ाई करो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स एंड बुक्स एंड ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप लिंक ओपन करोगे नोट्स के लिए, तो आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स के लिए एक फॉर्म है, आपको उसको फिल करना है और आपको मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स भी मिल जाएंगी, जिनमें हाई क्वालिटी कंटेंट है फॉर किंडरगार्टन टू क्लास 12th। आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।